इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। शनिचर 18 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के ऐलान के बाद सदर ट्रंप का कहना है कि ये दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन है और ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर भी है। ट्रंप ने तकरीब के दौरान पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। But I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि अगर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रह सकती। बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया और फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी मिशन की क़यादत करेंगे। We want to see a return to talks and a lasting agreement, including the reopening of the strait. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 रोज़ा दौरा ईरान भी मुकम्मल। पाकिस्तान में बज़ाहिर एक बार फिर बड़ी बैठक की तैयारियां। क्या इस बैठक से दुनिया को कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है? तर्जियाकार बोला, पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान के अलावा इसमें सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान और साथ साथ इसके तुर्की से और अर्दगान साहब और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की आमद मुतवक्के है। और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि फ्रांस से भी हाई लेवल डेलीगेशन आए, बरतानिया से भी, और इसके साथ साथ कतर और मिस्र से भी तवक्को की जा रही है कि हाई लेवल डेलीगेशंस आएंगे। जंग से जंग बंदी तक देखिए लबनान के अवाम पर गुजरने वाली क़यामत। अस्मा अपने बेटे की जैकेट उठाए हुए हैं जो उसके खून से रंगी हुई है। ये भी देखिए कि यूक्रेन में जंग के असरात को थिएटर में किस तरह पेश किया जा रहा है। अपने जख्म साथ लिए जंग से फरार, महफूज मकाम की तलाश। एक कदीम मतन को जख्मी जंगजुओं की नई नस्ल के लिए नए अंदाज में पेश किया गया। देखिए इंडिया की एक ऐसी जगह जहां मोबाइल है, बिजली है और ना ही गैस, लेकिन फिर भी गैर मुल्की लोगों का तवज्जो का मरकज है। जनूबी इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का गांव कुरमा, जहां ना बिजली की सहूलत है और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं। हम कुरमा गांव में कदीम हिंदुस्तानी सकाफत, रवायत और रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। सुनिए इस्लामाबाद की रिमशा कॉलोनी में कर्जों के बोझ और बेघरी के खौफ में घिरी जिंदगियों की दास्तान। टेंट लगा के रहते रहे हैं कि आप यकीन जाने कि आंखों से आंसू निकलते थे जब तूफान आता था। तो बच्चे ये है कि हमारे साथ एक ना उन्होंने बांस पकड़ा होता था, एक हमने पकड़ा होता था, तो हम मियाँ बीवी खड़े होते थे। तो ऐसे के सारी बारिश जो है ना हमारे ऊपर बरसती थी। जानिए दुनिया के किसी भी दूसरे खिते के मुकाबले में खलीज फारस में इतना ज्यादा तेल और गैस क्यों मौजूद है? एक अहम सवाल ये भी है कि दुनिया के किसी भी दूसरे खिते के मुकाबले में खलीज फारस में इतना ज्यादा तेल और गैस क्यों मौजूद है? इंसानों को इस खिते में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी का इल्म हुआ कब था? और आपको आज खाम तेल पैदा करने वाली चट्टानों के बारे में भी बताएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज हेड कोच मुकर्रर। जानिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड में 4 नए चेहरे कौन से हैं? इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के ऐलान के बाद ये दुनिया के लिए एक अजीम और शानदार दिन है।
ताहम उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर जारी रहेगी जब तक जंग के खात्मे से मुतालिक मुआहिदा 100% मुकम्मल नहीं हो जाता। ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए कोई तवील मुद्दती मुआहिदा तय ना पाया तो वो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, जो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले बिल मुशाफा मुज़ाकरात का हिस्सा भी थे, ने कहा नाकाबंदी के तसलसल की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। उधर तेहरान ने सदर ट्रंप के इस दावे की भी तरदीद की है कि ईरान अफजुदा यूरेनियम के अपने जखीरे की बाजियाबी और इसे अमेरिका भेजने के लिए वाशिंगटन के साथ काम करेगा। ईरान की वजारत खारजा का कहना है कि इस मामले पर मुज़ाकरात में कभी कोई बात हुई ही नहीं। एयरफोर्स वन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर का कहना था कि हमें कुछ देर पहले बहुत अच्छी खबरें मौसूल हुई हैं और ऐसा लगता है कि ईरान के साथ मशरिक़ वस्ता में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। जब सदर से ये सवाल किया गया कि ये अच्छी खबर क्या है तो सदर ट्रंप ने कहा कि आपको जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो काम है जो होना जरूरी था और ये एक मंतकी कदम है। मुझे लगता है कि ये होगा, हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होगा। साथ ही सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवील मुद्दती मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। News 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little period of time. We're negotiating over the weekend. And as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful. And of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly. But we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. Sir, what was the good news that you had 20 minutes ago? Having to do with Iran. Can you tell us anything about No, but you'll hear about it. What are you going to be I just think it's something that should happen. It's something that only makes sense to happen. And I think it will. We'll see what happens, but I think it will. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल से बहुत खुश हैं और वो चीन में उनसे मुलाकात के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में अपने बयान में कहा कि सदर शी जिनपिंग आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और जिस रफ्तार से इसे खोला गया है इससे बहुत खुश हैं। चीन में हमारी मुलाकात खास और शायद तारीखी होगी। मैं सदर शी से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ और हम मिलकर बहुत कुछ करेंगे। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर 14 और 15 मई को चीन का सरकारी दौरा करने वाले हैं, जो इससे कबल मार्च में शेड्यूल था, ताहम ईरानी जंग की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। एरिज़ोना में टर्निंग पॉइंट एक्शन के इज्तिमा से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हवाले से दिन भर दिए गए अपने अहम बयानात को एक बार फिर दोहराया। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला और कारोबार के लिए तैयार करार दिया है। ताहम अमेरिका की बहरी नाकाबंदी उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी जब तक ये लेन देन 100% मुकम्मल नहीं हो जाता। सदर ट्रंप ने यह दावा भी दोहराया कि अमेरिका और ईरान मिलकर अफजुदा यूरेनियम या उनके बकौल जौहरी डस्ट निकालेंगे और इसे ईरान से बाहर ले जाएंगे। हालांकि इससे कबल आज ही ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफजुदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा। खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने नेटो का भी जिक्र किया, जिस पर नौजवान कदामत पसंदों पर मुश्तमिल हाजरीन की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार किया गया। सदर का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने में नेटो की हिमायत नाकाफी रही और ये मदद बहुत ताखीर से पेश की गई, जबकि उनके बकौल अमेरिका नेटो पर तकरीबन $1 खरब खर्च करता है। And NATO, after we won, that doesn't count either. It's the same thing. But you have to remember that because we spend hundreds of billions of dollars a year. We spend money. We spend, I would say, in many cases, close to $1 trillion over a couple of years. $1 trillion to help them. And we're always helping them. And this was just a military excursion. This isn't the big time.
सदर ने लबनान और इसराइल के दरमियान होने वाली गैर मामूली जंग बंदी को भी सराहा और कहा कि 78 बरस में ये पहली बार हुआ है। इसके अलावा सदर ट्रंप ने ईरान के साथ किसी मुआहदे की कोशिशों में गैर मामूली मदद पर पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया। But I want to thank the country of Pakistan and its great Prime Minister and its great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. And I also want to thank Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait. They've been amazing. They've all helped tremendously. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान मुतादिद इंटरव्यूज दिए जिनमें ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर तफसील से बात की। उनके बयानात के मुताबिक सदर ट्रंप ने बीबीसी के अमेरिकी शराकतदार CBS न्यूज़ को बताया कि ईरान ने हर चीज़ पर इत्तफाक कर लिया है, जिसमें ईरान से जौहरी मवाद निकालना भी शामिल है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP से बात करते हुए उनका कहना था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात में अब कोई बड़ी रुकावट या नुक्ता बाकी नहीं रहा और तहरीरी मुआहदा इंतहाई करीब है। ब्लूमबर्ग को दिए गए एक अलग इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका की जानिब से मुंजमद रकूम की वापसी के बगैर ही अपना जौहरी प्रोग्राम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर की है। न्यूज़ नेशन को दिए गए इंटरव्यू में उनके हवाले से यह भी बताया गया कि ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी रोकने पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि ईरान ने अमेरिका को अपनी हदूद में दाखिल होने और अफसूदा यूरेनियम इकट्ठा करने की इजाज़त देने पर भी आमादगी जाहिर की है। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान के साथ मिलकर आहिस्तगी से कार्रवाई करेगा और बड़े आलात की मदद से ये मवाद निकाल कर अमेरिका ले जाया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि जंग के खात्मे के लिए मुआहदे को हतमी शक्ल देने की खातिर मुज़ाकरातकार इस हफ्ते के इख्तिताम पर दोबारा मुलाकात कर सकते हैं। इसी खबर इदारे ने नाम जाहिर न करने वाले अमरीकी हुकाम के हवाले से ये रिपोर्ट किया कि ईरान अफजूदा यूरेनियम के बदले $20 अरब की मुंजमद रकूम का मुतालबा कर रहा है। ईरानी मुतालबे से मुतल्लिक सवाल पर व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने BBC को बताया कि सिर्फ सदर ट्रंप या व्हाइट हाउस की जानिब से किए गए ऐलानात को ही मुस्तनद समझा जाना चाहिए, ना कि गुमनाम जराए को। तर्जमान का कहना था कि ईरान के साथ तामीरी बातचीत जारी है, मगर मुज़ाकरात मीडिया के जरिए नहीं किए जाएंगे। ईरान की जानिब से ताहाल सदर ट्रंप के बयान करदा नुकात की बाकायदा तस्दीक नहीं की गई। ईरान के एक आला ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि मुज़ाकरात में अब भी अहम इख्तलाफ मौजूद है, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि अफजूदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा। बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। स्टारमर ने थी जुमे के रोज़ ईरान के वजीर खारिजा ने कहा था कि रास्ता अब मुकम्मल तौर पर खुल गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर मुश्तमिल अपना 6 मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए हैं। वजीर आजम का ये दौरा 3 रोज़ पर मुश्तमिल था, जिसके दौरान उन्होंने सऊदी अरब, कतर और तुर्की की क़यादत से मुलाकातें की। इसके अलावा वो अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक हुए, जहाँ मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि दौरों के दौरान वज़ीर आज़म ने बिरादर ममालिक के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और खित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के हमरा पाकिस्तानी वफ्द में दीगर हुकाम के अलावा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार भी शामिल थे, जिन्होंने एक्स पर इस दौरे से मुतालिक तबसरा भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब और कतर के कामयाब और मुफीद दौरों के बाद अपने सिफारती मसरूफियात के आखिरी मरहले को भी मुकम्मल कर लिया है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा अहम 2 तरफ़ा मुलाकातें की गईं, जिनका मकसद मुख्तलिफ कलीदी शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, वज़ीर खारिजा अब्बास अराक्ची और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर अली से अलग अलग मुलाकातें की हैं। बयान के मुताबिक बातचीत में खित्ते में पायदार अमन लाने पर तवज्जो
मरकूज की गई, खासतौर पर उभरते हुए इलाकाई सलामती के माहौल, जारी सिफारती मसरूफियात और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए ताउन पर मबनी इक़दामात पर जोर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुस्तकिल सिफारती मसरूफियात के जरिए बातचीत, कशीदगी में कमी और तस्फिया तलब मसाइल के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में बज़ाहिर एक बार फिर बड़ी बैठक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बैठक से दुनिया को कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है? ये सवाल रखा हमने पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार कंदील अब्बास के सामने। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में ये तवक्को की जा रही है और खुसूसन खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर मुज़ाकरात हतमी मरहले में पहुंच जाते हैं तो वो खुद इस्लामाबाद आएंगे। तो इस बुनियाद पर इस्लामाबाद में भरपूर सिक्योरिटी की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया और इस दफ़ा की तैयारियां कोई माजी से ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि 26 अगस्त तक अनाउंस किया गया है कि तकरीबन लॉकडाउन की सिचुएशन रहेगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, क्योंकि ये दोनों ट्विन सिटीज़ हैं और इसके लिए इस्लामाबाद की पुलिस तो कम पड़ जाती है, तो पंजाब पुलिस को भी बुलाया गया है और तकरीबन ये 10 दिन के लिए अगर लॉकडाउन होता है तो इसका मतलब है कि हाई लेवल डेलीगेशंस की तवक्को है। और पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अलावा इसमें सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और साथ साथ इसके तुर्की से और अर्दगान साहब और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी की आमद मुतवक्के है। और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि फ्रांस से भी हाई लेवल डेलीगेशन आए, बरतानिया से भी, और इसके साथ साथ कतर और मिस्र से भी तवक्को की जा रही है कि हाई लेवल डेलीगेशंस आएंगे। अगर इतनी बड़ी कोई गैदरिंग होती है तो जाहिर है कि हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। कंदील अब्बास, वक्त देने का शुक्रिया। लेबनान में 10 रोजा जंग बंदी के निफाज के बाद उम्मीद की जा रही है कि 6 हफ्तों से ज्यादा अरसे से जारी जंग के बाद अब मुल्क के अवाम को कुछ राहत मिलेगी। लेबनान के वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस तनाज़े में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लेबनान में रहने वाले खानदानों पर इस दौरान क्या बीती, देखिए हीगियो शेगा की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रहे हैं गजनफर हैदर। अस्मा अपने बेटे की जैकेट उठाए हुए हैं जो उसके खून से रंगी हुई है। पैरामेडिक की हैसियत से काम करते हुए ये जैकेट उनकी जिंदगी की अलामत थी और अब ये इनकी मौत की निशानी बन चुकी है। फजल सरहान एक इमदादी वर्कर थे। इस माह के आगाज़ में हमने उनके और उनकी टीम के साथ आबादिया में कई दिन गुजारे। वो हर वक्त इस खौफ में काम करते थे कि कहीं इसराइली हमले का निशाना न बन जाए। लुबनान के हुक्काम के मुताबिक फजल और 2 दीगर पैरामेडिक्स इसराइल की तरफ से किए गए 3 हमलों में हलाक हुए। इसराइली फौज ने अब तक ये वाज़ेह नहीं किया कि पैरामेडिक्स को क्यों निशाना बनाया गया, क्योंकि ये जंग हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ी जा रही है। यहाँ शदीद गम और तकलीफ का माहौल है, लेकिन इसके साथ साथ गुस्सा भी पाया जाता है। उनके अहले खाना, दोस्त और साथियों का कहना है कि उनके कत्ल की कोई वजह नहीं थी। फजल की लाश को उनके गांव ले जाना बहुत खतरनाक था, इसीलिए इन्हें यहीं एक आर्जी कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी टीम का सरबरा उनकी वालदा को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। वो अली से पूछ रही हैं कि तुमने इसे क्यों जाने दिया। अली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं उससे कहती थी कि घर पर रहो, लेकिन वो कहता था अम्मी, जख्मियों और मरने वालों को कौन बचाएगा। यही वो करना चाहता था। मुझे उस पर फख्र है। जो दूसरों की मदद करते थे, आज वो खुद मदद के मोहताज हो गए हैं। फजल की उम्र 43 बरस थी। वो अपने पीछे गमज़दा माँ और 7 साला बेटी सीलिया को छोड़ गए हैं, जो उस जंग के बाद हमेशा के लिए बदल जाने वाली जिंदगी से चिमटी हुई है। यूक्रेन में थिएटर की नाजरीन को एक मुनफरिद तजर्बे से रूबरू कराया जा रहा है। लोगों को ऐसे जख्मी साबिक फौजियों की अदाकारी दिखाई जा रही है जिन्होंने इससे पहले कभी स्टेज पर काम नहीं किया था। ये फौजी कबल अज़ मसीह के रोमन शायर रोडल के एक मारूफ प्ले को पेश कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन के जरिए जंग के असरात को किस तरह पेश किया जा रहा है, देखिए पॉल एडम्स की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रहे हैं हुसैन अस्करी।
अपने जख्म साथ लिए जंग से फरार, महफूज मकाम की तलाश। एक कदीम मतन को जख्मी जंगजुओं की नई नस्ल के लिए नए अंदाज में पेश किया गया। इसे थेरेपी कह लीजिए, इसे इलाज कह लीजिए, इस गैर मामूली कास्ट के हर रुकन का ये तजर्बा निहायत ज़ाती नौइयत का है। सबसे पहले ये जहन को, रूह और जिस्म को बहाल करता है। ईवान 2 साल पहले एक ग्लाइड बम का निशाना बना था। इस हमले में इसके कुछ दोस्त हलाक हो गए थे। इसके सर में 2 धाती प्लेटें लगी हैं। वो अपने जख्मों को भुलाकर आगे निकलना चाहता है। जब हम ये शो करते हैं तो जो बहुत से नौजवान इस वक्त हालत जंग में हैं, वो जान लेते हैं कि अगर वो ज़ख्मी भी हो जाएं तो यही उनका अंजाम नहीं है। ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और वो जो चाहें कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने आप को बदल रही हूँ, क्योंकि हम सब किसी वजह से बदल रहे हैं। ऐना के जख्म कम दिखाई देते हैं। महीनों तक महाज जंग से हलाक और जख्मी फौजियों को मुंतकिल करने के तजर्बे ने इन्हें सदमे का शिकार और तन्हा कर दिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटने का एक बहुत बड़ा मौका था। अपने बारे में लोगों से बात करने में अब ज्यादा खौफ महसूस नहीं होता। हमारे पास लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा अंदर से सहमे हुए आए थे। हम उन्हें छू भी नहीं सकते थे। ये सब उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सबसे पहला काम हमने ये किया कि एक ताल्लुक़ कायम किया। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे पर एतमाद करने लगे और खुलने लगे। हम बहुत हंसी मजाक करते हैं और रिहर्सल के दौरान बाज़ औक़ात हम बहुत संजीदा लतीफ़े भी सुनाते हैं। तमाम साबिक फौजी एक ही किरदार अदा करते हैं। एक टूटा हुआ इंसान जो मुसीबत से गुजर रहा है और किसी नई जगह बसने की तलाश में है। थिएटर के जरिए शायद इन्होंने वो जगह ढूंढ ली है। मैं अब भी नहीं समझती कि मैं एक अदाकार हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम यूक्रेन के थिएटर में कुछ नया कर रहे हैं और इसका हिस्सा होना वाकई बहुत ज़बरदस्त लगता है। to be a part of it, it's very cool. सामिन, क्या आप सोच सकते हैं कि आज के डिजिटल दौर में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां ना मोबाइल हो, ना बिजली और ना ही गैस? इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश के एक गांव में ऐसी ही एक अनोखी जगह है जहां लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर और कुदरत के करीब जिंदगी बसर करते हैं, जिसकी वजह से ये गांव इंडियन शहरियों के अलावा गैर मुल्की लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन गया है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। जनूबी इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश का गांव कुर्मा, जहां ना बिजली की सहूलत है और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं। हम कुर्मा गांव में कदीम हिंदुस्तानी सकाफत, रवायत और रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। लकड़ी के ईंधन पर खाना पकाना भी इसी जिंदगी का हिस्सा है। आज के जदीद दौर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन हम अपनी मुकामी तर्ज ज़िंदगी को तरजीह देते हैं, यानी अपनी ज़रूरियात अपने इर्द गिर्द दस्तियाब वसाइल से ही पूरी। यहाँ लोग गैस के बजाय सूखी लकड़ी, जड़ से उखड़े हुए दरख्तों और सूखे गोबर के उपले ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गांव के रहने वालों का कहना है कि वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाने के बजाय अपने इर्द गिर्द दस्तियाब वसाइल पर ही इन्हिसार करते हैं। ये गांव कृष्णा के भक्तों ने बसाया है, जिनमें कुछ गैर मुल्की लोग भी शामिल हैं, जो इस तर्ज जिंदगी को अपनाकर यहाँ आ बसे हैं। कुर्मा गांव के बाहर की दुनिया और मुआशरा अब इंसान के लिए वैसे मुफीद नहीं रहे। इसीलिए हम यहाँ एक ऐसी तहजीब कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई लोगों के काम आए। आखिरकार हर इंसान को खुद देखना होता है कि कौन सी जिंदगी उसे असल सुकून देती है। ये गांव तकरीबन 70 एकड़ पर फैला हुआ है, जहां मिट्टी, चूना और बम्बू से घर तैयार किए जा रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खानदान यहाँ बस कर इसे अपना मुस्तकिल घर बना चुके हैं। पहले हमारे बुजुर्ग
चूने से घर बनाया करते थे। ऐसे घर न सिर्फ ज्यादा पायदार होते हैं बल्कि मौसम के मुताबिक भी बेहतर रहते हैं। गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। हम यहाँ वैसे ही घर तैयार कर रहे हैं। ये बैलों से चलने वाला चूना पीसने का निजाम है, जहाँ हम चूने के गुड़ को मीठी के पाउडर और गूंद के पानी के साथ मिलाते हैं। यहाँ पानी के लिए रिवायती कुओं पर इन्हिसार किया जाता है। गांव में रहने वाले खानदान अपनी डेयरी चलाते हैं, ज़राअत करते हैं और अपने कपड़े खुद बुनते हैं। गुज़श्ता 8 सालों से तकरीबन 100 खानदान यहाँ ये सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस गांव में फ़ोन का इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। हम ज़राअत करते हैं, घर का काम संभालते हैं और डेयरी भी चलाते हैं। हमने कुरमा गांव में इसलिए बसेरा किया क्योंकि यहाँ की जिंदगी बाहर की दुनिया से बेहतर है। यहाँ रिवायती बर्तन और कटलरी का इस्तेमाल किया जाता है। गांव के रिहायशी कहते हैं कि वो इबादत और रात की रोशनी के लिए सिर्फ R&D के तेल से ही दिए जलाते हैं। यहाँ कोई भी आकर रह सकता है। अगर कोई ज्यादा अरसा नहीं रह सकता तो कुछ दिन गुजार कर वापस जा सकता है, और अगर चाहे तो यहाँ हमेशा के लिए भी बस सकता है। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें उनकी दिलचस्पी के मुताबिक काम की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे यहाँ 8 दिन हो गए हैं और सच कहूँ तो यह जगह मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर निकली। हमें यहाँ मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं और अगर आपको ज़ियारत में दिलचस्पी हो तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर कोई बच्चा पौधों में शौक़ रखता हो तो उसे आयुर्वेद सिखाई जाती है। यहाँ हर शख्स को उसकी दिलचस्पी के मुताबिक हुनर सिखाया जाता है। ये गांव अपने मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी की वजह से उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचता है जो इसे करीब से देखना चाहते हैं। गांव के रिहायशी कहते हैं कि इस जगह का मकसद रिवायती देहाती जिंदगी को दोबारा जिंदा करना है। ये गांव तकरीबन 70 एकड़ पर फैला हुआ है। हमारा मॉडल ये है कि हम अपनी ज़रूरियात मुकामी सतह पर ही पूरी करें और बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार को कम से कम रखें। इसीलिए हम अपनी फसलें उगाते हैं, कपड़े बुनते हैं, टोकरियां बनाते हैं और बर्तन खुद तैयार करते हैं। हम लोगों को इस रवायती ज़िंदगी की तरफ दोबारा मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। रिहायशी कहते हैं कि कोई भी इस गांव में आकर रह सकता है, लेकिन यहाँ की रिवायत पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के प्रोफेसर सी रामाकृष्णा के मुताबिक नौजवानों को रिवायती तर्ज ज़िंदगी से रोशनास कराना एक दिलकश कोशिश है। ताहम वो कहते हैं कि ऐसी कोशिशें उस वक्त ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती हैं जब किसी एक मजहबी या सकाफाती तर्ज ज़िंदगी को सब पर लाजमी ना किया जाए। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कई मुकामात पर बनी कच्ची आबादियों को गिराने के लिए मुकामी इंतजामिया ऑपरेशन कर रही है, जहां सैकड़ों अफराद को बेघरी का सामना है। रिमशा कॉलोनी में भी मकीन खौफजदा हैं। ये लोग कहां से आए, किन हालात में रह रहे हैं और सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनी से बेदखली की मुज़ाहमत क्यों कर रहे हैं, तफसील बता रहे हैं उमर दराज नंगियाना। टेंट लगा के रहते रहे हैं कि आप यकीन जाने कि आंखों से आंसू निकलते थे जब तूफान आता था। तो बच्चे ये है कि हमारे साथ एक ना उन्होंने बांस पकड़ा होता था, एक हमने पकड़ा होता था, तो हम मियाँ बीवी खड़े होते थे। तो ऐसे कि सारी बारिश जो है ना हमारे ऊपर बरसती थी। शहजाद मसीह ने चंद बरस कबल इस्लामाबाद की एक मसीही बिरादरी की कॉलोनी में अपनी तमाम जमा पूंजी से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, फिर कर्ज उठाया और उस पर एक छोटा सा घर बनाया। शहर की इंतजामिया ने आकर उनका ये घर गिरा दिया। उनकी बीवी और 4 बच्चे खुले आसमान तले आ गए। बने को अभी 3 माह हुए थे, सारा फुल मैंने बना दिया था। तो वो सीडी वाले आए हैं, वो गिरा के गए हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया था इस साइड का सारा, तो गिरा के गए। अभी ये है कि वो मेरा पिछला कर्जा जो था वो अभी उतरा भी नहीं था, तो फिर मैंने ये नए सिरे से फिर कर्जा लिया। अभी ये है कि अभी आप देखें ना कि 24,000 मेरी सैलरी है और 29,600 रुपये मैं बैंक की किस्त दे रहा हूँ। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में कायम रिमशा कॉलोनी नामी इस मुकाम पर लगभग हर घर की यही कहानी है। वो 14 बरस कबल इस्लामाबाद ही की मेहराबादी नामी कॉलोनी में से अपने घर छोड़कर निकले थे। मेहराबादी में उस वक्त रिहाइश पजीर रिमशा नामी एक मसीही बच्ची पर ब्लास्फेमी के इल्जामात लगने के बाद हंगामे शुरू हो गए थे। इन लोगों को इस मुकाम पर लाकर आबाद किया गया था और एक लंबे अरसे तक वो खेमों में जिंदगी बसर करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कर्ज उठाकर घर पक्के करने शुरू किए। अब उन्हें एक मरतबा फिर बेघरी के खौफ ने आ लिया है। वो कहते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन्हें जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हम चूँकि इस बात के आई विटनेस हैं कि उस टाइम की हुकूमत ने CDA की मशावरत से हमें यहाँ पर
شفٹ کیا تھا کہ CDA کے اہلکار جو ہیں وہ ہمیں کھانا تک پرووائڈ کرتے رہے. اپنی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں وہ بھیجتے تھے تاکہ لوگ اپنا سامان جو ہے وہ یہاں پر لے کے آئیں, اور یہاں پر لوگوں نے CDA کی مرضی سے شفٹنگ کی ہے. یہاں زیادہ تر مزدوری کرنے والے یا سینیٹیشن کے سرکاری محکمے میں کام کرنے والے افراد آباد ہیں. یہ لوگ گزشتہ کئی انتخابات میں ووٹ بھی دے چکے ہیں, لیکن آج تک نہ تو انہیں مالکانہ حقوق ملے ہیں اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات. رمشا کالونی کی طرح اسلام آباد کی کئی کچی آبادیوں سے لوگوں کو انخلا کا خطرہ ہے. کچھ کے خلاف CDA نوٹس دینے کے بعد کارروائی کا آغاز بھی کر چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ آبادیاں تجاوزات پر قائم ہیں, اس لیے غیر قانونی ہیں. یقیناً یہ سرکاری زمینوں پہ بنی ہوئی بستیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے. وہ چونکہ فارمل ہاؤسنگ کی مارکیٹ لو انکم گروپس کو کیٹر نہیں کرتی, بیسیکلی کچی آبادیاں اس گیپ کو فل کرتی ہیں. انفارمل, اب انفارمل کو آپ انلیگل کہہ دیں, جب آپ اس کو صرف انلیگل کہہ دیتے ہیں تو آپ جان بوجھ کر اس سارے پس منظر کو جو ہے نا آپ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے حال ہی میں کچی آبادیوں کو گرانے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران CDA کو کچی آبادیوں کے حوالے سے ریگولیشن بنانے کا کہا ہے. سماعت کے دوران عدالت نے سرکاری وکلاء سے پوچھا کہ کچی آبادیوں کی ریگولرائزیشن اب تک کیوں نہیں ہو پائی. عدالت 4 ہفتے بعد اس کیس کو دوبارہ سنے گی. ویسے بھی ناؤ پاکستان سمیت یہ مطلب there is statutes, there is accepted covenants کہ انفارمل سیٹلمنٹس کو آپ اس طرح بلڈوز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کو سمجھ لیں, کہنے کہ جی ہٹانا بھی ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اینڈ ان موسٹ کیسز پاکستان کے باقی خطوں میں, سندھ میں یہ زیادہ ڈیولپڈ یہ مطلب فریم ورک ہے. ریگولرائزیشن از دا ڈومیننٹ پالیسی کہ اب آگے ہیں تو آپ ان کو ریگولرائز کریں. CDA نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے رمشا کالونی کے رہنے والوں کو انخلا کا کوئی نوٹس نہیں دیا. ان کا کہنا ہے کہ محض چند غیر قانونی کمرشل گودام گرائے گئے ہیں, لیکن شہزاد مسیح اور یہاں کے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ اب تک پرانے قرض اتار رہے ہیں, ایک اور دھچکا برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے. یہاں سے اٹھ جائیں گے تمہارے پاس کوئی آسرا ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں. پھر جب طوفان یا اندھیری آتی تھی نا تو بچے ہمارے ساتھ روتے تھے, کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سامعین, کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے کے مقابلے میں خلیج فارس میں اتنا زیادہ تیل اور گیس کیوں موجود ہے؟ انسانوں کو اس خطے میں ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کا علم کب ہوا؟ ان سوالات اور تیل پیدا کرنے والی چٹانوں کے بارے میں جانیے آج کے ZBC ریڈز میں, جسے پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ. کہا جاتا ہے کہ خلیج فارس کے ممالک کی وسیع تیل اور گیس کی دولت ان کے لیے ایک طرح سے نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی. ایسا کیوں؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے کے مقابلے میں خلیج فارس میں اتنا زیادہ تیل اور گیس کیوں موجود ہے؟ انسانوں کو اس خطے میں ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کا علم ہوا کب تھا؟ اور آپ کو آج خام تیل پیدا کرنے والی چٹانوں کے بارے میں بھی بتائیں گے پروفیسر اسکاٹ ایل مونٹگومری کی اس تحریر میں. میں ہوں سمرا فاطمہ. پروفیسر اسکاٹ ایل مونٹگومری امریکہ میں واشنگٹن یونیورسٹی کے انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ بطور پیٹرولیم جیولوجسٹ جس نے اس خطے کا مطالعہ کیا ہے, میں آج بھی اس علاقے کے ہائیڈرو کاربن ذخائر کی وسعت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں. لاکھوں برسوں کے ارضیاتی عمل نے اس خطے کو عالمی توانائی کا مرکز بنا دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ اسرائیل, امریکہ, ایران جنگ جیسے کسی بھی بڑے تنازع کے آغاز پر دنیا بھر میں توانائی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر خلیج فارس کے ارد گرد 30 سے زیادہ ایسے تیل سے مالا مال علاقے موجود ہیں جنہیں سپر جائنٹس کہا جاتا ہے, اور ہر ایک میں کم از کم 5 ارب بیرل خام تیل پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس خطے کے کنویں روزانہ اتنا تیل پیدا کرتے ہیں جو شمالی سمندر یا روس کی بہترین کنوؤں کی پیداوار سے 2 سے 5 گنا زیادہ ہے. ماڈرن جیولوجیکل سائنس نے چٹانوں میں کئی ایسے عوامل کی نشاندہی کی ہے جو کسی خطے کو تیل سے مالا مال بناتے ہیں, جن میں ہائیڈرو کاربن پیدا کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کی صلاحیت شامل ہے. خلیج فارس کے خطے میں یہ تمام عوامل اپنی بہترین سطح پر موجود ہیں. اپنی بے پناہ دولت اور آسان پیداوار کی وجہ سے خلیج فارس کا خطہ عملاً بہت آگے ہے, جس کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں. پروفیسر مونٹگومری آگے اس کی ایک مختصر تاریخ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں.
اور ان کے مطابق انسانوں کو اس خطے میں ہائیڈرو کاربن کی موجودگی کا علم اس وقت سے تھا جب آخری برفانی دور کے اختتام پر سیلابوں نے خلیج فارس کی تشکیل کی۔ خطے کے کئی حصوں میں دریاؤں اور وادیوں کے ساتھ خام تیل اور گیس کے قدرتی وسائل عام پائے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال قبل مسیحی دور کے آغاز سے بھی پہلے لوگ بٹمن، جو بھاری پیٹرولیم کی ایک قسم ہے، اس کو گارا بنانے اور کشتیوں کو واٹر پروف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جدید دور میں تیل کی پہلی دریافت 1908 میں مغربی ایران میں ایک معروف قدرتی رساؤ کے مقام پر ہوئی۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں جب تیل اور گیس کی تلاش میں تیزی آئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا کے کسی اور خطے میں اس قدر وافر ذخائر موجود نہیں ہیں۔ دنیا کے دیگر خطوں میں بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جیسے روس کے مغربی سائبیریا میں اور حالیہ برسوں میں امریکہ کے پرمین بیسن۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی خلیج فارس کے ذخائر کے حجم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس خطے میں خام تیل اور گیس کی اس بلند شرح پیداوار کا جو اسے منفرد بناتی۔ ایک اور خاص بات ہے جیولوجیکل لوکیشن۔ خلیج فارس کا خطہ اس مقام پر واقع ہے جہاں دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں، جنوب مشرق میں عربین پلیٹ اور مشرق و شمال میں یوریشین پلیٹ۔ یہ تصادم تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ برس سے جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا متحرک جغرافیائی ماحول پیدا ہوا جہاں چٹانوں کی تہیں مڑ گئیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں اور گہرے حصوں میں شدید حرارت اور دباؤ کے باعث تبدیل ہو گئیں۔ پلیٹوں کے تصادم سے پیدا ہونے والی دباؤ کی قوتوں نے گہرائی میں موجود سخت ٹھوس چٹانوں کی پلیٹ فارم، جسے بیسمنٹ راک کہا جاتا ہے، اس کو مسخ کر کے وسیع گنبد نما ڈھانچے تشکیل دیے جو درجنوں بلکہ سینکڑوں کیوبک کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا آپ کو خام تیل پیدا کرنے والی چٹانوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پروفیسر مونٹگومری لکھتے ہیں، خام تیل اور گیس سمندری جانداروں جیسے زو پلانکٹن اور فائٹو پلانکٹن کے نامیاتی مادے سے بنتے ہیں۔ یہ مادہ شروعات میں مٹی سے بھرپور چونے کے پتھر اور دیگر ایسی چٹانوں میں مرتکز ہوتا ہے جو بلند درجہ حرارت اور دباؤ کا سامنا کرتی ہیں، لیکن جب کسی چٹان میں نامیاتی مادہ کم از کم 2% ہو تو اسے تیل اور گیس کی پیداوار کے لیے اعلیٰ معیار کا سورس راک سمجھا جاتا ہے۔ خلیج فارس کے خطے میں ایسے سورس راک کی تہیں خاص طور پر زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جن میں سے بعض نہایت موٹی وافر مقدار میں پائی جانے والی اور نامیاتی مادے سے بھرپور ہیں۔ پھر بات آتی ہے تیل اور گیس کے ذخائر کی ساخت کی۔ خطے کی مڑی ہوئی اور شکستہ چٹانوں کی تہیں اور اس کے گنبد نما ڈھانچے ہائیڈرو کاربن کو پھنسانے اور محفوظ رکھنے کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ زاگرس کے یہ مڑاؤ، جو اپنی دلکش شکلوں کی وجہ سے جیولوجیکل ایکسپرٹس میں شہرت رکھتے ہیں اور سیٹلائٹ تصویروں میں واضح دکھائی دیتی ہیں، سینکڑوں ارب بیرل تیل اور خربوں کیوبک میٹر گیس اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ عربین پلیٹ پر گنبد نما بڑے ڈھانچوں نے تیل اور گیس کے بے حد وسیع ذخائر تشکیل دیے ہیں۔ ان میں سعودی عرب کا غوار آئل فیلڈ بھی شامل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا تیل کا میدان ہے، جس سے 70 ارب بیرل سے زیادہ خام تیل پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ساؤتھ پارس نارتھ ڈوم قدرتی گیس کا میدان کم از کم 46 کیوبک میٹر گیس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو توانائی کے اعتبار سے 200 ارب بیرل سے زیادہ تیل کے برابر ہے۔ سب سے اہم ذخیرہ چٹانیں چونے کے پتھر ہیں، جن کے بعض حصے جزوی طور پر تحلیل ہو چکے ہیں، اور یہی عمل تیل اور گیس کے بہاؤ کو آسان بناتا ہے۔ ان تمام عوامل کے مجموعی اثر کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے روایتی تیل کے تقریباً آدھے ذخائر اور گیس کے 40% ذخائر زمین کی صرف 3% سطح کے نیچے موجود ہیں۔ امریکن جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق 1 صدی سے زیادہ عرصے تک کھدائی اور پیداوار کے باوجود خلیج فارس کے خطے میں اب بھی تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہونے باقی ہیں۔ سن 2012 کی ایک رپورٹ میں، جس میں عرب جزیرہ نما اور زاگرس پہاڑی سلسلے کا مطالعہ کیا گیا تھا، امریکی جیولوجیکل سروے نے اندازہ لگایا کہ پہلے سے دریافت شدہ مقدار کے علاوہ چٹانوں میں مزید 86 ارب بیرل تیل اور 9.5 خرب کیوبک میٹر گیس موجود ہے۔ مزید یہ کہ سن 2000 اور 2010 کی دہائیوں میں امریکہ میں ترقی پانے والی ڈرلنگ اور فریکچرنگ جیسی ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھی زیادہ تیل اور گیس پیدا کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اپنے تیل کے میدانوں میں ان طریقوں کو آلریڈی آزما رہے ہیں۔
ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ طریقے کتنے کامیاب ہوں گے، لیکن مطالعات سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ ان کے ذریعے پیداوار میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں فاسٹ بولر محمد عباس کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ 4 نئے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سنیچر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں بنگلہ دیش میں کھیلی جانے والی 2 ٹیسٹ میچز کے لیے ٹیم کا اعلان کیا گیا۔ پی سی بی نے دورے کے لیے سابق کپتان سرفراز احمد کو ہیڈ کوچ جبکہ عمر گل کو بولنگ کوچ مقرر کیا ہے۔ اسد شفیق ٹیم کے بیٹنگ کوچ ہوں گے۔ کپتان شان مسعود کے علاوہ اوپنرز امام الحق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، محمد عباس، حسن علی، خرم شہزاد، ساجد خان، نعمان علی، غازی غوری، اذان اویس، سلمان علی آغا، شاہین شاہ افریدی، عبداللہ فضل اور اماد بٹ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ غازی غوری، اذان اویس، عبداللہ فضل اور اماد بٹ کو پہلی مرتبہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ غازی غوری کو بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز میں شامل کیا گیا، جس پر بعض حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ سرفراز احمد نے رواں برس بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، تاہم وہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بطور مینٹور وابستہ تھے، یعنی وہ نوجوان کھلاڑیوں کی رہنمائی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ سیریز کے لیے 2 مئی کو بنگلہ دیش پہنچے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 8 سے 12 مئی کے دوران شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ سلہٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سلہٹ میں ہوگا۔ دونوں میچز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔ پی سی بی کے مطابق دورے کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ 27 اپریل کو کراچی میں شروع ہوگا، جو 2 مئی کو ختم ہوگا۔ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے نئے سائیکل کا آغاز گزشتہ سال جون میں ہوا تھا اور یہ جون 2027 تک جاری رہے گا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایک تازہ ترین تحریری پیغام آج ایرانی میڈیا نے شائع کیا ہے۔ ایران میں آرمی ڈے کے موقع پر جاری اس پیغام میں ان 2 موضوعات کا تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا جن پر حالیہ دنوں میں ایرانی حکام بات کرتے رہے ہیں، یعنی آبنائے ہرمز اور ایران اور امریکہ مذاکرات۔ پیغام کے ایک حصے میں دشمنوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایرانی بحریہ انہیں نئی شکستوں کا مزہ چکھانے کے لیے تیار ہے، تاہم اس بارے میں مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد سے اس دن کو آرمی ڈے کا نام دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کو جہاز رانی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ بعض تجارتی جہازوں کو ایرانی بحریہ کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام موصول ہوا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ نے ٹینکرز کو بتایا ہے کہ کسی بھی جہاز کو آبنائے سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ یاد رہے کہ کچھ دیر قبل آبنائے میں IRGC کی گن بوٹس کی جانب سے ایک ٹینکر پر فائرنگ کی رپورٹس بھی موصول ہوئی تھیں۔